नमस्कार साथियों। जैसा कि अपन मुगल काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपनी मुगल काल की रथ यात्रा लगातार बढ़ रही है। और जैसा अपनों ने कल पिछले वीडियो तक अपनों ने जहांगीर कंप्लीट कर चुके हैं, तो दोस्तों आज मुगल काल शुरू से अभी तक रिवाइज किया जाए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ना तो पढ़ा होगा ना रिवाइज किया हो। इसलिए रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता जहाँ तक याद नहीं रहता है। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन आता है, बाबर। मुगल साम्राज्य की नींव को रखता है और पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा रखता है, जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का मैदान जैसा कि मैंने बताया आपको हरियाणा में पड़ता है, और इसमें एक नहीं दो नहीं तीन तीन युद्धों का इसने जो नेतृत्व किया है वो पानीपत हरियाणा में स्थित। वास्तव में जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और जो अफगानिस्तान से आता है फरगना का शासक बाबर, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि युद्ध स्तर पर मारे जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक था इब्राहिम लोधी। तो उसके बाद में लगातार बाबर उसके बाद में लगातार एक के बाद एक 4 युद्ध करता है, 1526 से 1527, 1528 और 1529। उसके बाद वो मर जाता है। उसके बाद हुमायूं गद्दी पे बैठता है उसका बेटा। और मैंने जैसे कि बताया था कि वो मतलब ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। लेनपुल ने कहा, क्यों कहा था, क्योंकि 10 साल उसका 2 बार शासन रहा है, 1530 से 1540 के बीच में। फिर शेरशाह सूरी आता है तो उसको हरा देता है, कन्नौज बेलग्राम के युद्ध से भगा देता है। उससे पहले चौसा का युद्ध लड़ता है, उसके बाद में वो भगा देता है। फिर वो काबुल कंधार चला जाता है, कामरान हिंदाल और उसके साथ उसके भाइयों के साथ में वहाँ पे भी उसको वो उनमें मतभेद होते रहते हैं, और वहाँ पर भी संघर्ष करता है। उसके बाद भी वहाँ से भी वो दर दर भटकता रहता है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद में जब 1555 में वो वापस आता है, सरहिंद के युद्ध से वापसी करता है, तत्पश्चात 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको जैसे कि ये बताया था कि बाबर के बारे में भी कुछ कहा बताई थी कि तो उसकी आत्मकथा बाबर नामा है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। फारसी में इसका अनुवाद रहीम ने किया था, जो अकबर के नौरत्नों में से एक शामिल था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वो पितृपक्ष और मातृपक्ष से भी मैंने बताया था आपको। तैमूर लंग का 14वां और चंगेज खां का 5वां वंशज था, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में कुछ बेसिक सी जानकारी उन युद्धों के बारे में, जैसे मैंने बताया था कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये 4 युद्धों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये 1526 में होता है, ये 1527 में, 1528 में होता है, और ये 1529 में। मैंने बताया था ये बाबर इब्राहिम लोदी खानवा बाबर राणा सांगा से लड़ता है। तो चंदेरी का बाबर मेदिनी राय से लड़ता है। और घाघरा का अफगानों से लड़ता है। दोस्तों जैसे कि मैंने इनके बारे में कुछ जानकारी दी थी आपको कि खानवा के युद्ध को जीत के ये गाजी की उपाधि धारण करता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो चंदेरी युद्ध था, ये अशोकनगर में पड़ता है चंदेरी, और ये इसको मालवा और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसमें जौहरकुंड स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में ये बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो दोस्तों उसके बाद में अपनी जो आगे कथा चलती है वो चलती है हुमायूं पे आकर, और हुमायूं के बारे में भी मैंने कुछ बेसिक सी बातें बताई थी आपको। जैसे कि ये जो क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, तो इसलिए रिवाइज करना अति आवश्यक है। क्योंकि मुगल अगर मध्यकाल से अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो दिल्ली सल्तनत या मुगल काल उसके फेवरेट टॉपिक होते हैं, तो यहाँ से स्वाभाविक सी बात है उठाएगा ही सही। उसके बाद में हुमायूं के बारे में मैंने बताया था कि जो 2 बार 1530 से 40 और एक 1555
ये इसका टाइम पीरियड था। मैंने उसके बाद में इसका चौसा का युद्ध बताया था, शेरशाह सूरी के साथ लड़ता है। कन्नौज वीरग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी के लड़ता है और वो मारा के भगा देता है इसको। उसके बाद में ये ज्योतिष में विश्वास करता है, ये बताया था, क्योंकि 7 दिनों में, सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है। हुमायूं नामा जो इसकी बहन गुलबदन बेगम होती है वो लिखती है फारसी भाषा में, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाता है, अकबर करवाता है। कहीं कहीं पे कुछ और एक लेडी का नाम भी आता है, परंतु मैक्सिमम बुक पर अकबर लिखा होता है। उसके बाद में मैंने आपको दीन पनाह नगर के बारे में बताया था कि इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही मर जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये अपना हुमायूं चलता है। हुमायूं के बाद में आता है अकबर। जैसे कि दोस्तों उससे पहले भी एक और शासक आ जाता है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूर्यवंश को स्थापित कर देता है। इसका मूल नाम फरीद होता है। इसका मकबरा बिहार के सासाराम, बिहार में सासाराम। जीटी रोड का निर्माण करवाता है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं। पाकिस्तान से ये बंगाल तक जाता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि ऑकलैंड आता है, लॉर्ड ऑकलैंड, गवर्नर जनरल, वो इसका नाम जीटी रोड कर देता है, जिसको इसको पहले शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, ये मैंने बताया था। सूर्यवंशी का अंतिम शासक इस्लाम शाह होता है, ये भी मैंने बताया था। ये MPPSC 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। सूर्यवंशी का अंतिम शासक कौन था? इस्लाम शाह था, ये मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अपन अकबर के पास चले थे, तो अकबर के बारे में भी मैंने आपको पूरी राम कथा 2 लेक्चर चली थी लगभग अकबर के ऊपर, क्योंकि अति इम्पोर्टेंट अति इम्पोर्टेंट अकबर। टाइम पीरियड मैंने बताया था 1556 से 1605 में मृत्यु हो जाती है। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध को हेमू के बीच में लड़ता है और जीत कर आता है। जैसा कि मैंने हेमू के बारे में बताया था कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक था वो। कहा जाता है उसने जीवन काल में 24 युद्धों में से 22 युद्धों को जीता था। उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी हेमू था, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने बताया था कि 1556 से 1560 के बीच में जब मात्र 13 साल का अल्पायु होता है, तब वास्तविक जो शक्ति है वो बैरम खां नामक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है। और जब 1560 में बैरम खां से वो मतभेद कर लेता है, तब वो उसको मक्का हज की यात्रा पर भेज देता है, परंतु गुजरात के पाटन के निकट उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1560 से 1562, ये 2 साल मैंने आपको बताया, 1560 से 1562। इस टाइम पीरियड को पर्दा शासन, पेटिकोट शासन या स्त्री शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक लेडी आती है उसका नाम है महामंगा। इस 2 साल के टाइम पीरियड में इस लेडी का अकबर के शासनकाल में पूरा ये होता है, इसलिए इसको पर्दा शासन या स्त्री शासन के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अकबर की जो उपलब्धियां हैं, जैसे कि इसने क्या क्या कार्य करवाए थे, वो मैंने बताया था आपको। 1562 दास प्रथा समाप्त कर दी थी इसने। 1563 तीर्थ यात्रा का समाप्त। 1564 जजिया कर वही कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब हिंदुओं से लिया जाता था। शुरुआत में ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, परंतु ब्राह्मणों से भी एक लेता है मुगल खान का एक शासक आता है औरंगजेब। इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि वो आता है, वो जजिया कर को लागू तो करता है, इसने प्रतिबंधित कर दिया था परंतु वो जजिया कर को लागू करता है। और लागू करने के साथ इस जजिया कर की एक शर्त थी कि ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, परंतु ब्राह्मणों से भी लेता था, तो ये भी मैंने बताया था। उसके बाद में 1571 फतेहपुर
अकबर का नाम लिया जाए और फतेहपुर सीकरी शहर का बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसी में ये 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। अब इबादत खाना क्या होता है? वास्तव में एक पूजा स्थल होता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग, शुरुआत में तो इसने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था, पर इसके तीन वर्षों के बाद यानी 1578 में यह इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल देता है। वह सभी धर्मों के लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और अपनी आस्था को भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं। उसके बाद में मैंने 1575 में ही आपको बताया था एक प्रथा थी, मनसबदारी प्रथा। एक प्रथा थी मनसबदारी प्रथा, जो वास्तव में मंगोलों की देन होती थी, मंगोल सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। 1575 मनसब इसकी शुरुआत करता है, वास्तव में मंगोल सैन्य व्यवस्था पर आधारित। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था किस संबंधित थी? राजस्व से, सैन्य से, आर्थिक से, या और भी कुछ दे सकता है। सैन्य व्यवस्था थी, मंगोल शासन प्रणाली पर आधारित थी। उसके बाद में 1579 और 80 में ये देहसाला बंदोबस्त की स्थापना करता है। देहसाला बंदोबस्त, अब ये कौन सी व्यवस्था थी? ये भी पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्व व्यवस्था है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये देहसाला बंदोबस्त किसके मस्तिष्क की देन थी? तो इसी के राजा टोडरमल। राजा टोडरमल, मैंने आपको यह भी बताया था कि राजा टोडरमल अकबर से पहले किसके शासनकाल में, किसके साम्राज्य में रहते थे? तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, शेरशाह सूरी के इसमें रहते थे। उसके बाद में मैंने 1582 में एक और इम्पोर्टेंट कार्य इसका बताया, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म को स्थापना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर शुरू से ही मतलब सभी धर्मों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता था और सहानुभूति वाला सम्राट था। तो इसने सभी धर्मों को अपने आसपास, जैसे कि उस तत्कालीन समय में भारत में सभी धर्म व्याप्त थे, जैसा कि आज भी है, तो इसने सभी धर्मों को देखा और सभी धर्मों की अच्छाइयों को देखते हुए इसने सभी धर्मों को मतलब एकजुट करते हुए ऐसे धर्म की स्थापना करनी चाहिए जो सभी धर्मों के अनुकूल हो। तो ये 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इसमें 18 सदस्य थे और इसका हेड स्वयं अकबर था। दोस्तों, मैंने एक और बात बताई थी कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। बीरबल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। तो दोस्तों, अपन यहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद में मैंने इसके कुछ विजय अभियान बताए थे आपको, जैसा कि पहला आता है मालवा पर। जैसा मैंने आपको बताया था कि मालवा में रानी रूपमती और बाज बहादुर, जैसे कि इनके महल तो मांडू में देखने को मिलते हैं, परंतु ये उस समय पर अपना राजगढ़ के सहारनपुर में शासन कर रहे होते हैं और वहाँ पर अकबर से इनकी भेंट होती है। तो बाज बहादुर तो निकल जाता है डर के भय से, परंतु ये रानी रूपमती आत्मदाह कर लेती और बाद में बाज बहादुर को ये अकबर अपने साम्राज्य में स्थापित किया, अपने साम्राज्य में एक स्वीकार कर लेता है। मैंने ये बताई थी रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो मैंने समाधि बताई थी वो सहारनपुर राजगढ़ में बताई थी। उसके बाद में अपन चले थे गोंडवाना पर। गोंडवाना पे जैसे मैंने बताया था कि उस समय संग्राम शाह शासन कर रहा था, परंतु वास्तव में उसके बेटे दलपत शाह की भी उस समय मृत्यु हो जाती है, संग्राम शाह की भी मृत्यु हो जाती है। तब रानी रूपमती और वीर नारायण दोनों युद्ध का सामना करते हैं और रानी रूपमती को जब हार नजर आती है तब वह अपने शरीर में पूरे गोप कर आत्मदाह कर लेती है। वो बोलती है कि मुझे खुद मरना स्वीकार है बट किसी के हाथों मरना स्वीकार नहीं। तो जबलपुर के बरेला ग्राम में रानी रूपमती की समाधि है, मैंने ये भी बताया था आपको। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध बताया था मैंने 1576 में। मान सिंह अकबर की ओर से आता है, महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां आता है
और उसके बाद में मैंने बताया था कि उनका जो घोड़ा चेतक था वो युद्ध स्थल में जैसे ही महाराणा प्रताप को अपन उनकी सेना जैसे ही कमज़ोर होती प्रतीत होती है तो उनका घोड़ा चेतक उनको नदी के उस पार ले जाता है और नदी के उस पार ले जाते ही कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके हाथी का नाम राम प्रसाद हुआ करता था, ये मैंने आपको बताया था। उसने कहा जाता है कि अकबर के 2 से 4 हाथियों को मार कर गिरा दिया था। तब अकबर ने कहा था कि हम उसके एक हाथी को नहीं झुका पाए तो क्या उसको कैसे झुका सकते हैं। ये कुछ अपनी अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी, अच्छी अच्छी बातें याद थी अब। और तुम्हें विश्वास होगा मुझे पे कि तुम्हें भी कम से कम थोड़ा बहुत तो याद होगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ सुना था। तो दोस्तों अपना उसके बाद में अहमदनगर मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में अकबर का एकमात्र अभियान था अहमदनगर का। उसके बाद में काबुल विजय की थी इसने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद में ये अभियान अपनों ने पढ़े थे इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अकबर के नवरत्न पढ़े थे, नवरत्न आपके बाद। तो जैसा कि दोस्तों पहला तानसेन बताया था मैंने, रामधनु पांडे इसका मूल नाम था। वीर सिंह बघेल के यहाँ पहले थे, ये रीवा के राजा के यहाँ पर पहले थे। इससे पहले मियाँ की राग, मियाँ की सारंगी, मियाँ की तोड़ी आदि इन्होंने रागों की रचना की। दीपक राग गाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तानसेन नगरी ग्वालियर को कहा जाता है, संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, उसके बाद में बीरबल बताया था कि बीरबल ये दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र था। महेशदास इसका वास्तविक नाम था। उसके बाद में अबुल फजल बताया था। आईन अकबरी को लिखता है ये फारसी भाषा में, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद में इसकी हत्या कौन कर देता है ये भी मैंने आपको बताया था, वीर सिंह बुंदेला कर देता है। किसके कहने पर करता है, जहांगीर के कहने पर, ये भी मैंने बताया था। इसके बाद में आपको मैं लेके गया था मान सिंह। मान सिंह के बारे में भी मैंने कुछ फैक्ट बताए थे आपको कि जैसे कि इसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद में मैं आपको लेके गया था अब फेजी, ये गणितज्ञ था। कहा जाता है कि इस गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का इसने फारसी में अनुवाद किया। कहा जाता है कि इसने गीता, महाभारत, रामायण आदि पुस्तकों का भी अनुवाद किया। इसके बाद मैं आपको लेके गया था टोडरमल। जैसा कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ढेरशाला बंदोबस्त वास्तव में इसके मस्तिष्क की देन थी। ये राजस्व व्यवस्था थी। इससे पहले ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहते थे। इसके बाद में मैं आपको लेके गया था हकीम हुकाम। कहा जाता है कि इसका हकीम हुकाम के बारे में कहा जाता है कि ये इसका रसोई घर का अध्यक्ष हुआ करता था, अध्यक्ष। इसके बाद में आपको लेके गया था मैं मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। तो लगभग हो गए होंगे कि कुछ बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा है कोई। तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, मान सिंह, तोडरमल, फेजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। एक और कोई सा बच्चा है तो वो कहानी अपनों ने वहाँ तक पढ़ी थी। उसके बाद में अपना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हिंदुओं के प्रति भी था, जैसे कि क्योंकि इसका पता चलता है कि इसकी माता की मृत्यु होने पर मुंडन संस्कार करवाता है। राम और गीता की तस्वीर के सिक्के जारी करवाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाता है।
ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है अकबर के बारे में थी, जो एक एक फैक्ट जो अपनों ने पढ़ा है मैंने आपको रिवाइज करवाई है, अति इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और पूछा जाएगा ही भविष्य में। तो दोस्तों ये अपनी कहानी थी। इसके बाद में कल अपन जो अपना पिछला वीडियो था वो वहाँ अकबर के बाद में उन्होंने जहांगीर भी पढ़ लिया था, तो जहांगीर को भी रिवाइज कर ही लेते हैं एक बार में, कहाँ इसको छोड़ा जाए। जैसा कि इसका मूल नाम था सलीम। अब मैंने ये भी बताया था कि सूफी संत शेख सलीम के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम था सलीम। अकबर के बारे में उसका मकबरा सिकंदराबाद में था, ये भी मैंने बताया था। उसका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया था। इसका टाइम पीरियड था 1605 से 1627। तो सूफी संत शेख सलीम के नाम के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, इसके लिए इसका बचपन का नाम था सलीम। इसका गुरु था बैरम, नहीं सॉरी रहीम। रहीम, हाँ वो एक और अपना नवरत्न रहीम बचा था, सॉरी उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना भूल ही गया कि जैसा कि वो रहीम था तो हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला एकमात्र मुस्लिम था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अब्दुल रहीम, इसने बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा था उसके फारसी में अनुवाद किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और ये रहीम बेरमका का बेटा था, ये भी मैंने आपको बताया था। बेरमका की मृत्यु होने के बाद में अकबर ने इसे पुत्र रूप में स्वीकार किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहीम के बारे में थे। तो दोस्तों ये अपने नवरत्न पूरे हुए। तो इसका गुरु था रहीम, गुरु होता है इसका रहीम। दोस्तों कहा जाता है कि जहांगीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका विवाह ये नौरोज पर्व, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पारसियों का एक धर्म होता है, उसका पर्व होता है। और उस पर्व को मुगल काल में स्थापित करता है। और मुगल काल में जैसे ही इस पर्व की शुरुआत करता है, देखो भगवान इसका किस्मत तो देखो, नौरोज पर्व की स्टार्ट करता है, इसको मिल जाती है नूरजहां। वास्तव में उसका नाम मेहरुन्निसा होता है, उसकी माता का नाम असमत बेगम और उसके पिता का नाम गियास बेग होता है। उसके पिता गियास बेग को एतमादुल्ला की उपाधि देता है, तो असमत बेगम इसकी माँ होती है, जो इत्र की खोज के करने का श्रेय उनको जाता है। तो मेहरुन्निसा और नूरजहां मुगल काल में अपना सर्वाधिक मतलब प्रभुत्व स्थापित करने वाली एकमात्र लेडी थी वो नूरजहां मेहरुन्निसा। उसके बाद में मैंने इसके बारे में कुछ फैक्ट और बताए थे आपको कि जैसे कि इसके शासनकाल में विलियम हॉकिंस आता है क्या है वो कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि वो आता है सम्राट अकबर के साम्राज्य में। जैसे ही वो इंग्लैंड से निकलता है तो अकबर का नाम जेम्स प्रथम वहाँ के प्रधानमंत्री होता है, उनका एक पत्र लेकर आता है। और वो तुर्की और फारसी भाषा का एक ज्ञाता था, तो उसको ये भी आता, तो वो अकबर के नाम पे एक पत्र लेकर आता है। बट जैसे ही भारत में एंट्री करता है तो उसको पता चलता है कि अकबर साहब तो निकल लिए, तो क्या अब गद्दी पे कौन बैठा है, तो देख उसको पता चलता है कि गद्दी पे बैठा है जहांगीर। तो ये जहांगीर के साम्राज्य में जाता है, वहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना की स्वीकृति लेता है। 1608 में सूरत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित तो हो जाती है, परंतु ये असफल होती है। और वास्तव में प्रथम सफल फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। तो मैंने आपको बताया था वो विलियम हॉकिंस किस जहाज से आता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था। हेक्टर नामक जहाज से भारत आता है। जहांगीर इसको इंग्लिश का फिरंगी खां की उपाधियाँ देता है। इसके बाद में टॉमस रो आता है जो 1615 में एंट्री करता है, तो वो उसका भी उसके वो सफल फैक्ट्री की स्थापना वो करता है। तो उस ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे। तो जैसे कि जुंटा दल के बारे में मैंने बताया था कि उसके अध्यक्ष उसकी माता थी, और कौन कौन थे, उसका शाहजहां भी उसका बेटा भी उसमें अध्यक्ष था, तो नूरजहां मेहरुन्निसा माता असमत बेगम, पिताश्री थे इनके गियास बेग,
जैसे कि माता श्री चित्र की खोज करती हैं तो पिता को एतमादुल्ला की उपाधि देता है। कौन देता है ये उपाधि? तो जहांगीर साहब ही देंगे, सम्राट साहब। झुमटा दल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। तो दोस्तों अपनी कहानी यहाँ तक चली थी कल। जैसा कि मैंने इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपको बता दिया था, वो था क्या? वो था इनके मकबरे। याद आया कुछ? वो भी एक ट्रिक से बताई थी मैंने आपको, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। काबुल, दिल्ली, सिकंदरा, लाहौर, आगरा, दौलताबाद। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक, तो जैसे कि आपको पता ही होगा। मार्कर किधर है अपना? बाजसो, ये ट्रिक है, इससे इनके क्रम अनुसार इनको याद किया जा सकता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे याद कर सकते हैं और रट लो 2-3 बार तो याद हो जाए। और जैसे कि इसकी भी एक ट्रिक बताई थी, कड़ी सलाद। वैसे तो तुम कड़ी के साथ में सलाद वलाद नहीं खाते होंगे, क्योंकि तुम सच्चे समझदार बच्चे हो, तो सलाद वलाद तो चलता नहीं होगा तुम्हारा, पर ठीक है। तो क से काबुल, डी से दिल्ली, एस से सिकंदरा, एल से लाहौर, ए से आगरा, डी से दौलताबाद। दोस्तों ये अति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछे ही जाते हैं। बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक व्रिक भी कभी कभी भूल जाते हो, क्योंकि इसमें जैसे कि दो डी आ रहा है, तो कभी दिल्ली को दौलताबाद कर दोगे, तो कभी दौलताबाद को दिल्ली, और 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक अपन पहुँचे थे, अपनी राम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं शाहजहां। अपना पेन को क्या हो गया है? वॉल्यूम में है क्या है? दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट तो वैसे आपको इतना नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि है भी नहीं, पढ़ने लायक कुछ है भी नहीं इसमें, पर ठीक है। और एक और फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया कि वो जो जहांगीर का काल था, वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, मुगल का। अति इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। और इस भाई साहब का वो याद ऐसे आया है, क्योंकि एक का स्थापत्य कला का है, तो एक का चित्रकला का। इन भाई साहब का स्थापत्य कला का है, क्योंकि ये प्रेम रोग के दीवाने होंगे। तुम्हें वो याद ही होगा, मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम होता है, उनसे शादी करता है। और मुमताज, वास्तव में मुमताज की जो मृत्यु हो जाती है, तो ये कहाँ होती है? बुरहानपुर में होती है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चलो अपन पढ़ते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड कहा जाता है, वो 1627 से माना जाता है। 1627 में ये गद्दी पे बैठते हैं, जहांगीर की मृत्यु के बाद। गद्दी पे बैठते हैं। दोस्तों इसके बाद में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, कि इनका जो मकबरा होता है,
आगरा में होता है। और आगरा में ही इनकी बीवी होती है मुमताज महल। मुमताज महल, अर्जुन, मंद, बानो बेगम। ये कभी पूछा जा सकता है आपको कि मुमताज का वास्तविक नाम क्या था, इसलिए नोट कर लो, रट लो, क्योंकि सबको याद है कि मुमताज तो महल थी, तो उनकी याद में तो बनाई है किला, तो ये तो पूछेगा ही सही, पर वास्तविक नाम पूछेगा वो, तो इसलिए याद कर लो। इनकी मृत्यु होती है साहब बुरहानपुर में। बुरहानपुर। दोस्तों, ये भाई साहब भी इतने प्रेम रोग के ग्रसित होंगे कि ये युद्ध करने जाते हैं तो इनकी पत्नी को लेके जाते हैं। वाह दोस्तों वाह, ऐसा कैसा ही तुमको याद हो, तुमको मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा। सदाशिवराव भाव आता है और वो बक्सर का युद्ध करता है। उससे पहले भी एक युद्ध करता है मराठों के साथ, मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। तो दोस्तों उसमें हार उसकी कहा जाता है कि वो उसकी पत्नियों को लेके युद्ध स्थल में जाता है। साहब सदाशिवराव वो कहता है कि हम 2 साल 3 साल युद्ध करेंगे, 1 साल युद्ध करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, तो हम अपनी पत्नियों को साथ में लेके जाए। तो उनकी पत्नियों को साथ में लेके जाता है। अब भाई साहब ऐसे मूर्ख कौन से ये लोग कैसे कैसे तैयार कि मतलब युद्ध करने जा रहे हो, पत्नियों को लेके जा रहे हो, तो ऐसा कैसा ये होगा साहब। इनकी भाई साहब की तो अलग ही राम कथा है। कहा जाता है कि मुमताज महल उस समय पर मतलब उनका डिलीवरी पीरियड होता है और उस टाइम उनको लेके जाता है, तब उनकी मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। तो साहब इनकी यही मृत्यु हो गई, तो इनकी कब्र, शुरुआती कब्र बना दी गई है बुरहानपुर में। इनकी कब्र शुरुआती यहाँ बना दी गई। और दोस्तों, जब मैंने आपको बोला है कि शाहजहाँ और अपनी मुमताज को याद ना करें, ऐसा हो सकता है, तो इनने कहा कि मकबरा बनाया जाएगा ना, तो कि कहाँ, तो कि यहीं शुरुआत की कर दी जाए, तो इनकी शुरुआत यहीं कर देता है। परंतु वास्तव में यहाँ अनेक कारण होते हैं जिसकी वजह से यहाँ मकबरे का निर्माण नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर अनेक प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से संपन्न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर उसको मकबरे को नहीं। तो इससे आपसे एक क्वेश्चन करता है एग्जामिनर कि मुमताज को आगरा से पहले कहाँ पर उसकी कब्र थी या कहाँ पर दफनाया गया था, तो बुरहानपुर, असीरगढ़ के किले के आसपास। दोस्तों इसके बाद में बात आती है कि ये यहाँ से कब्र को लेके जाता है ताजमहल और इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवा देता है। और कहा जाता है, दोस्तों अब आप ये बताइए कि इसका स्थापत्यकार कौन था। ताजमहल के बारे में बात की जाए तो ताजमहल 7 अजूबों में शामिल। 1983 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसका निर्माण करता है शाहजहाँ। यहाँ पर कब्र होती है शाहजहाँ की और मुमताज महल। अयोध्या। तो दोस्तों इसके बाद में मैंने आपको और भी कुछ बताया था कि जो ताजमहल है आगरा में, इसकी किस नदी के किनारे, ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यमुना नदी के किनारे पे है ये भी। उसके बाद में इसका स्थापत्य अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी और उस्ताद, हाँ, जिसका स्थापत्यकार था, ये भी मैंने बताया था। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और कहे जा सकते हैं कि जैसे कि इसका निर्माण टाइम पूछेगा आपसे कब हुआ था, तो 1634-35 के आसपास इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों जैसे कि नूरजहां के बारे में एक और कहानी है
कि जो उसका ये बताया था मैंने आपको कि जो नूरजहां का जो महल मैंने आपको अभी बताया था, जहांगीर के टाइम पीरियड वाली नूरजहां है, तो एकमात्र पेट्रा ड्यूरा तकनीक से इस्तेमाल किया गया था। संगमरमर कही जा सकती है राजस्थान के, उसका उपयोग किया गया था ऐसे। उसके बाद में कुछ इसके टाइम शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने शाहजहां के बारे में आपको बताए हैं। पूरी राम कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे बाबर आता है, हुमायूं आता है, शेरशाह सूरी भी आके चला जाता है, उसके बाद में अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, अब औरंगजेब आएगा जो हिंदुओं के प्रति उसकी दृष्टि काफ़ी खतरनाक थी भाई साहबों। वो क्या है कि मंदिर को ध्वस्त कर देता है, अनेक हिंदुओं के ऊपर कर चढ़ा देता है, जजिया कर को लागू कर देता है। को कुछ इम्पोर्टेंट बात अपनी कल औरंगजेब पर रहेगी, उसके बाद में कल ही अपन मुगल साम्राज्य को ख़त्म भी कर देंगे। तो ये कल अपना लास्ट लेक्चर रहेगा मुगल साम्राज्य के बारे में। इसके बाद में अपन अगले लेक्चर में कुछ अगला मॉडर्न आधुनिक इतिहास का पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों कैसा लगा आपको मुगल साम्राज्य, कैसी लगी आपको मुगल साम्राज्य के साथ हमारी जर्नी। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से, आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है, ताकि हम नए रोज़ नए आयामों को छुएं, नए फैक्ट निकालें, नए एग्ज़ाम के बारे में आपको बताएं, ताकि आप भी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और एग्ज़ाम पास करके नौकरी लेते रहें। क्योंकि अपने को नौकरी तो लेनी ही है, अति इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं भाई साहब। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मोटिवेट भी बना रहे, हम और कुछ नया कर सके आपके साथ, और कुछ नया करें रोज नया अलग अलग, जैसे कि और कुछ सीरीज चालू कर सके, और कुछ बैच अपन स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जो तुम्हारा अपना जो सहयोग के साथ है, ये हमेशा बना रहेगा। ऐसे ही अपन जुड़ते रहें और हम अपनी जर्नी लगातार बढ़ती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। ओलंपिक भी चल रहे हैं, ओलंपिक में जैसे कि भारत के छोरे भी दोनों मेडल ला रहे हैं। 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं, जैसे कि क्लास में आपको बता दिया था। उसके बाद में भी अच्छे इवेंट होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।